कहानी की शुरुआत में भविष्य का समय दिखाया जाता है जहां इंसानों ने एक ऐसे मैजिकल पेड़ पौधों की खोज कर ली होती है जिसके फूल को इंसानी डीएनए में कंबाइन करने पर वो पूरी तरीके से बदल जाती थी। इससे आने वाली जो भी जनरेशन पैदा होती है उनके पास कुछ सुपर नेचुरल शक्तियां होती है। जैसे किसी के देखने की शक्ति बहुत ज्यादा है, वो किसी चीज के भी आर पार देख सकता है। कोई इतना ज्यादा ताकतवर है कि किसी हाथी को भी हरा दे। इनफैक्ट कुछ डीएनए म्यूटेशन के कारण इंसानों की बॉडी में कई सारी चेंजेस आए हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से इंसानों का लिविंग स्ट्रक्चर काफी ज्यादा बदल गया है। वो अपनी शक्तियों का यूज खुद के लिए करते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास बिल्कुल भी शक्तियां नहीं थी। उनकी बॉडी पर भी एक्चुअल में डीएनए म्यूटेशन किया गया, लेकिन उनकी बॉडी ने वो चीजें एक्सेप्ट ही नहीं की। इस वजह से जिन लोगों को पावर नहीं मिली होती उन्हें काफी डाउनग्रेड कर दिया जाता है, यानी पावरफुल लोग उन्हें बहुत ही ज्यादा नीचा दिखाते थे। फिलहाल हमें एक बहुत ही बड़ा रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है उस अनोखे फूल का। क्लोई नाम की एक लड़की जो एक सीक्रेट एजेंट थी और उसकी सुनने की ताकत सबसे ज्यादा होती है। फिलहाल तो वो उस रिसर्च सेंटर में कई सारे बच्चों के साथ एक स्कूल गर्ल बनकर आई है। अब उसी रिसर्च सेंटर में हमें फ्रैंक नाम का एक आदमी दिखाया गया जो व्हील चेयर पर होता है। बेचारे फ्रैंक के पास कोई भी शक्तियां नहीं होती, लेकिन अभी जो वो करने जा रहा है शायद वो खतरे में पड़ जाएगा। फ्रैंक तो अपने व्हील चेयर पर बैठकर धीरे धीरे एक प्राइवेट रूम में घुस जाता है। वहाँ से आगे बढ़ने पर पता चला सामने दो गार्ड्स खड़े हुए हैं, तो अब उन्हें पार करके आगे जाना ही होगा। इस वजह से फ्रैंक ने एक रोबोटिक छोटा चूहा निकाला और उसे उन दोनों आदमियों की तरफ भेज दिया। अब जैसे ही वो दोनों गार्ड्स उस अजीब से चूहे को उठा लेते हैं तो उसके अंदर से एक गैस निकलने लगी। पता चला कि वो बेहोश कर देने वाली गैस है और वो दोनों अनकॉन्शियस होकर गिर पड़े। अब इसके बाद फ्रैंक को एक लेबोरेटरी के अंदर जाना था, तो वो सबसे पहले एक चैम्बर में पहुंचता है और लेबोरेटरी के अंदर एक गैस छोड़ने लगता है जिससे सारे वैज्ञानिक बेहोश हो जाते हैं। फ्रैंक का रास्ता एकदम साफ था, सिर्फ उसे दरवाजे का लॉक ओपन करना है। लेकिन जब वो मल्टीपल कॉम्बिनेशन ट्राई करता है तभी भी डोर ओपन नहीं हो रहा था। अब यहाँ तुरंत ही फ्रैंक ने कॉल कर दिया क्लोई को, जो कि बच्चों के साथ खड़ी हुई थी। वो बता रहा था कि उसे दरवाजे का कोड चाहिए तो वो किसी भी तरीके से अरेंज करके दे। क्लोई तो अब तुरंत ही उन बच्चों के पास जाकर उन्हें भड़काने लगती है। दोनों के बीच में काफी बहस होने लगी, जिससे एक गार्ड आकर उन्हें छुड़ाता है। पर क्लोई ने बड़ी चालाकी दिखाते हुए उससे एक नोट ले लिया। नोट के ऊपर कई सारे कोड लिखे गए थे, तो उस हिसाब से वो फ्रैंक को सही कोड बता देती है। अब देरी किस बात की थी, फ्रैंक सीधा उस लेबोरेटरी के अंदर चला गया। सामने की तरफ हमें एक बड़ी मशीन दिखाई जाती है जिसके अंदर वही मैजिकल फूल मौजूद है जिसकी वजह से आने वाली जनरेशन को सुपर पावर्स मिली हैं। पता नहीं क्यों फ्रैंक, जिसके पास बिल्कुल पावर नहीं थी, वो उस फूल को लेना चाहता था। वो तो अपनी मदर द्वारा दी गई घड़ी को भी देखता है जिस पर साफ लिखा था कि सभी एक समान है। अब जैसे ही फ्रैंक उस फूल को उठाने के लिए लेकर गया तभी उस फूल के तने एक्टिव हो जाते हैं और उस पर नुकीली लकड़ी से वार करते हैं। चारों तरफ अब अलार्म बजना स्टार्ट हो गया था और इवैक्यूएशन सिस्टम चालू हो जाते हैं। फिर भी फ्रैंक रुकता नहीं और उस फूल को ले लेता है। उसने फूल को एक छोटी सी शीशी में डाल दिया और वहां से बाहर निकलने की तैयारी करता है। अलार्म की वजह से सारे बच्चों को बाहर निकाला जाने लगा क्योंकि इस पूरी लेबोरेटरी को बंद किया जाने वाला है। यहाँ क्लोई काफी डर गई कि फ्रैंक वापस आ पाएगा भी कि नहीं, पर सही समय पे फ्रैंक व्हील चेयर पर उस जगह पे पहुंच जाता है और जानबूझकर क्लोई को धक्का मारता है। क्लोई का वहाँ पर एक टेडी बेयर था जिसके अंदर चोरी चुपके फ्रैंक ने वो शीशी डाल दी। ये इसलिए क्योंकि बाहर निकलने पर सिक्योरिटी चेक होने वाला था। जैसे तैसे सभी स्टूडेंट्स बाहर निकल जाते हैं और अब उनमें से कुछ गार्ड फ्रैंक की जांच पड़ताल कर रहे थे। उन्हें फ्रैंक की बॉडी से सिर्फ एक घड़ी मिली जो उसके मदर की थी और वो सारे गार्ड्स तो फ्रैंक को चिढ़ा भी रहे होते हैं उसके नॉर्मल होने के कारण। अब बाहर की तरफ भी एक सोल्जर कई सारे बच्चों के सामान को देखता है। पता चला कि उसकी देखने की शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन जब क्लोई की बारी आती है तो वो उसका टेडी बेयर एक समय पर पकड़ता तो है, लेकिन बाद में देखे ही बिना छोड़ देता है कि इसके अंदर थोड़ी कुछ छुपा होगा। यानी क्लोई और फ्रैंक ने मिलकर आखिरकार उस सीक्रेट लेबोरेटरी से वो मैजिकल फूल चुरा ही लिया है। पता नहीं आखिरकार वो इसके साथ क्या करने वाले हैं। अब बाहर की तरफ एक बहुत ही बड़ा होलोग्राम आता है मिया नाम की एक सिंगर का। मिया उस समय पर बहुत ही ज्यादा फेमस थी और फिलहाल वो अपने एक टूर के बारे में अनाउंस करती है कि वो उस एरिया में जाएगी जहाँ पर नॉर्मल लोग रहते हैं जिनके पास शक्तियाँ बिल्कुल नहीं थी, यानी वो उनके लिए फ्री में कॉन्सर्ट करेगी। ये सुनकर क्लोई काफी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन फ्रैंक के चेहरे पर ज्यादा खुशी नहीं दिखाई दी। फ्रैंक का शुरुआत से यही मानना होता है कि ये सारे लोग सिर्फ हमें गुमराह करते हैं। अपर ग्रेड के लोग जिनके पास शक्तियां हैं वो हम पर बहुत ही ज्यादा जुल्म करते हैं।
वो यही चाहते हैं कि इस पूरी दुनिया में नॉर्मल लोग खत्म हो जाए। अब हमें उसी मिया नाम की एक सिंगर को दिखाया जाता है जिसका मैनेजर उसके पास आकर कह रहा था कि शायद कॉन्सर्ट कैंसिल करना पड़ेगा। ये इसलिए क्योंकि उसके अनाउंसमेंट के बाद कई सारे नॉर्मल लोगों में जिज्ञासा जाग चुकी है। वो पहले से भी भारी भरकम मात्रा में कॉन्सर्ट में जमा हो सकते हैं और इससे मिया को खतरा भी हो सकता है। लेकिन मिया उनके लिए परफॉर्म करना चाहती थी ताकि उसका फैन बेस बढ़ते चले जाए। इसीलिए वो सिर्फ अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहती है और बोलती है कि हम कॉन्सर्ट करेंगे। दूसरी तरफ क्लोई और फ्रैंक अपने मोहल्ले में पहुंचते हैं जो बहुत ही गरीबों वाला था, यानी जिसके पास सुपर पावर नहीं है, उसके पास पैसे भी नहीं है। अचानक अब क्लोई उस पूरी जगह के डायरेक्टर का इंटरव्यू देखती है जो इंटरव्यूअर्स को बता रहा था कि हमने ऐसी भी दवाइयां बना ली हैं जिससे कि अगर कोई भी इंसान नॉर्मल पैदा हुआ हो तो उसे भी बाद में पावरफुल बना सकते हैं। क्लोई ये देखकर थोड़ा होप तो दिखा रही थी, लेकिन फ्रैंक को पता था कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स का गेम है। फिलहाल दोनों अपने घर के अंदर चले जाते हैं जो एक बड़ा सा वेयर हाउस था। वहाँ पर कई सारी मशीन्स लगी हुई थी जहाँ पर फ्रैंक अपने एक्सपेरिमेंट करता। क्लोई भी उस जगह पर रहकर फ्रैंक की मदद करती। फ्रैंक तो अब उस मेडिकल पौधे को बाहर निकालता है और उससे कई सारे ऐसे मेडिसिन या फिर प्रोस्थेटिक ऑर्गन्स बनाता है जिससे कि जो नॉर्मल लोग हैं और उन्हें बीमारी हुई है वो पूरी तरीके से ठीक की जा सके। साथ ही साथ फ्रैंक को रोबोटिक चीजें बनाने और उन्हें रिपेयर करने का अच्छा एक्सपीरियंस होता है। उन्हीं के थ्रू वो थोड़े पैसे कमाते और अपना दिन चलाते। पर अचानक उन्हें एक रेस्टोरेंट से कॉल आता है जिस पर आदमी कह रहा था कि मेरा एक डिवाइस खराब हो गया है, उसे जल्द से जल्द बनाना होगा। क्लोई फिलहाल के लिए उसे मना कर रही थी, लेकिन जब उसने कहा कि वो कई सारे पैसे देगा तो फ्रैंक सीधा हाँ कर देता है और कहने लगा कि हम ही तुम्हारी जगह पर आ रहे हैं। क्लोई थोड़ा डर गई कि ये कोई हमें फंसा तो नहीं रहे, पर फ्रैंक कॉन्फिडेंट था और उसने सारी रिसर्च कर ली थी। अब जैसे तैसे वो उस रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर तो एक शेफ मौजूद था जिसने कॉल किया होता है और वो उन्हें किचन के अंदर लेकर जाता है। पता चला कि उस शेफ की बॉडी कई साल पहले पैरालाइज हो गई थी, लेकिन वो एक ऐसा सूट पहनता है जो उसे ताकत देता था डेली काम करने के लिए। उसी सूट के अंदर कुछ खराबी आ गई थी तो उसने फ्रैंक को कॉल किया। फ्रैंक जैसे तैसे अपने टूल निकालकर उसे ठीक करने लग जाता है। पर अब हमें पता चला कि उसी रेस्टोरेंट के अंदर कई सारे गैंग मेंबर्स घुस चुके हैं। ये वो गैंग मेंबर्स थे जो अगेंस्ट होते हैं उन पावरफुल लोगों के जिनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं जन्म लेने के बाद से ही। यानी ये एंटी पावरफुल लोगों की गैंग है जो सिर्फ तबाही चाहती है। पहले तो उन गैंग मेंबर्स ने तुरंत ही सारे लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, फिर वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से काट दी। फ्रैंक ने यहाँ लगभग उस मशीन को ठीक कर दिया होता है, जिसके बाद वो शेफ देखने चला जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या हुआ। लेकिन उन सारे गैंग मेंबर्स ने शेफ की भी इतनी बुरी हालत कर दी थी कि वो जैसे तैसे घायल होकर अंदर आता है। उसने क्लोई और फ्रैंक को साफ कह दिया कि बाहर क्या हो रहा है और तुरंत ही यहाँ से भाग जाए। फ्रैंक भी काफी डर गया और वो क्लोई के साथ पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलने का ट्राई करता है, पर अफसोस वहाँ तो लॉक लगा हुआ था। आवाज से पता चल रहा था कि वो गैंग मेंबर्स यहीं पर आ रहे हैं। तो अब बहुत सोचने के बाद फ्रैंक क्लोई को कहता है कि मुझे उस शेफ का मशीन अपनी बॉडी पर लगाना है। अगले मोमेंट में वहाँ पर उन गैंग मेंबर्स का लीडर अपने कुछ साथियों के साथ आता है और ढूंढने लगता है कि कोई छुपा तो नहीं है, पर क्लोई और फ्रैंक शांति से एक कोने में पड़े होते हैं। उस लीडर का साथी बातचीत कर रहा था कि कॉन्सर्ट के बाद कितनी बड़ी चीज होने वाली है और उसके बाद तो वो वेकेशन पर जाएगा। अब पता चला कि वहाँ पुलिस ऑफिसर्स आ चुके हैं, इसीलिए सारे गैंग मेंबर्स बाहर भागते हैं। लेकिन उसी वक्त शेफ का वो मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिस वजह से फ्रैंक की बॉडी अपने आप ही यहाँ वहाँ जा रही थी। आवाज होने के कारण गैंग मेंबर्स ने अब फ्रैंक को देख लिया और वो उसे मारने के लिए भी आते हैं, पर फ्रैंक जैसे तैसे बर्तनों की मदद से उन्हें पलटवार करता है और उन पर गर्म पानी फेंक देता है। उनमें से लीडर का मास्क हटने की वजह से उनका चेहरा दिख गया था, पर क्लोई और फ्रैंक जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर आ चुके थे और अगर इस तरीके से उन्हें देखा गया तो उन्हें भी एक गुनहगार समझा जाएगा, इसीलिए वो पीछे वाले रास्ते से निकलते हैं। फ्रैंक ने जो मशीन वाला सूट पहना था वो थोड़ा डैमेज हो जाता है, इसीलिए क्लोई उसकी मदद करती है एक सेफ जगह पर लेकर जाने के लिए। यहाँ क्लोई और फ्रैंक के घर पहुँचते ही चारों तरफ न्यूज फैल गई थी कि रेस्टोरेंट के ऊपर कई गैंगस्टर्स का हमला हुआ है। और शॉकिंग बात ये थी कि सीसीटीवी कैमरा के अंदर क्लोई और फ्रैंक की भी फोटोज आई होती हैं। यानी अब सभी को यही शक होने लगा है कि क्लोई और फ्रैंक भी उन गैंगस्टर्स से मिले हो सकते हैं। अब ये खबर सुनकर तो दोनों एकदम दंग रह गए, खास करके फ्रैंक, जिसे समझ में आ चुका था कि शायद वो लोग उन्हें पकड़ने जरूर आएंगे। लेकिन यहाँ क्लोई जान चुकी थी कि शायद वो गैंगस्टर्स मिया के कॉन्सर्ट में हमला करने वाले। इससे तो कई सारे मासूम लोगों की जानें चली जाएंगी। न्यूज में हमें एक ऑफिसर दिखाया गया जिसका नाम ह्यूक होता है और वो साफ कह रहा था कि जिन लोगों के पास पावर नहीं है वही ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन आने वाले समय में हम उन सभी को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। सच्चाई वाली बात ये थी कि ये ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि वही गैंग मेंबर्स का लीडर होता है जिसका मास्क थोड़ी देर के लिए हट गया था। फ्रैंक तो उसे पहचान जाता है, लेकिन अब वो उस जगह से निकलने की तैयारी करने लगा,
क्लोई यहाँ फ्रैंक को रोकते हुए कहती है कि हमें बेकसूर लोगों की मदद करनी चाहिए, पर फ्रैंक यहाँ पर खुद हैंडीकैप था, वो क्या ही कर सकता है इन सारी चीजों में। क्लोई इस बात पर गुस्सा हो गई थी और उसे सेल्फिश कह के वहाँ से चली जाती है। फ्रैंक अब इस बारे में बहुत ही ज्यादा सोचने लगता है। उसे तो अपने बचपन की बात याद आई जब वो पैदा ही हैंडीकैप्ड हुआ था, लेकिन फिर भी उसके फादर उसे कहते थे कि तुम्हारे अंदर कोई एबिलिटी तो जन्मेगी। उसकी मदर भी फ्रैंक पर भरोसा करती थी। और अब इन सारी चीजों के बाद फ्रैंक डिसाइड कर लेता है कि वो क्लोई की मदद करेगा। क्लोई जब वापस वेयरहाउस के अंदर आती है तो फ्रैंक उस मशीन को ठीक कर रहा था, यानी कि वो क्लोई के साथ जाकर उन बेकसूर लोगों को बचाएगा। जल्द से जल्द दोनों ने मिलकर उस सूट को बना लिया और फ्रैंक पहनकर उसे टेस्ट भी करता है। क्लोई ने तो कुछ केमिकल्स भी उसके अंदर डाले ताकि उसकी पावर डबल हो जाए, यानी अब वो दोनों तैयार हैं ह्यूक और उसके गैंग मेंबर्स को रोकने के लिए। हमें तो उन नॉर्मल लोगों के एरिया में मिया दिखाई गई जो अपना कॉन्सर्ट कंटिन्यू कर रही थी। सभी लोग बहुत ही ज्यादा उतावले हो रहे थे, पर भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग फेंसिंग को तोड़कर अंदर आने लगे। सिक्योरिटी पर्पस की वजह से मिया को वहीं पर अपना कॉन्सर्ट बंद करना पड़ा और जब उसके मैनेजर्स उसे लेकर जाते हैं तो कई गार्ड्स उन्हें मारने लगे। पता चला कि ये ह्यूक के गैंग मेंबर्स है जो वहाँ मिया को किडनैप करने आए हैं। वो तो मिया को चोट पहुंचाने के लिए भी आगे बढ़ते हैं, पर तभी अचानक ऊपर से एंट्री होती है फ्रैंक की, जिसने मास्क पहना हुआ था और पूरी बॉडी पर उसके आर्मर होते हैं। वो सीधा हीरो की तरह जंप करता है और उन लोगों से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, पर पता चला कि उसके सूट में कई सारे पेड़ पौधे उगने लगे हैं। ये उस केमिकल की वजह से है जो क्लोई ने उसकी बॉडी में डाला था, और अब इन्हीं रीजंस की वजह से बाकी मेंबर्स उस पर हंस रहे होते हैं। बट फ्रैंक वहीं रुकता नहीं, उसने वही सारे पौधों का यूज करके उन मेंबर्स को मारना स्टार्ट किया। पौधे बड़े हो जा रहे थे जिससे कि वो उन्हें गिरा देता है, और अब उन सारे मेंबर्स और फ्रैंक के बीच घमासान लड़ाई चालू हो गई। शुरुआत में फ्रैंक एकदम बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन फिर वो ओवर पावर कर देते हैं और फ्रैंक को मारते हैं। ये चीजें देखकर क्लोई तुरंत ही एक कार लेकर आती है और मिया को अंदर आने के लिए कहती है। फ्रैंक भी इस इशारे को समझ गया और वो सीधा भागकर कार में बैठ जाता है। क्लोई जल्द से जल्द उन मेंबर से कार को दूर लेकर चली गई। वो लोग ट्रेवल करते हुए सीधा अपने वेयर हाउस में आते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं, क्योंकि वो सारे मेंबर्स अभी भी बाहर मौजूद थे। अब वहाँ चारों तरफ खबर फैल गई थी कि मिया के कॉन्सर्ट पर हमला हुआ, लेकिन किसी अनजान आदमी ने मिया को बचा लिया और अपने साथ लेकर चला गया। यहाँ वेयर हाउस में मिया जब देखती है तो पता चला लड़ाई के दौरान फ्रैंक को चोट लगी है, तो वो जाकर उसकी मरहम पट्टी करने लगी। लेकिन मिया यहाँ पर ज्यादा टाइम तक नहीं रुक सकती, वो जिद करने लगी कि मुझे वापस कॉन्सर्ट करने जाना है। पर यहाँ फ्रैंक ह्यूक नाम की उस ऑफिसर की सच्चाई बताता है कि वो गैंगस्टर है और जितने आतंक हुए हैं वो सब ह्यूक ने ही किए हैं। फ्रैंक को ये भी लगने लगा था कि मिया के साथ साथ उनकी भी जान अब खतरे में पड़ गई है। मिया फिलहाल इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही थी और कहती है कि मुझे डायरेक्टर से भी मिलने जाना है, पर फ्रैंक कहता है कि पावरफुल लोगों और नॉर्मल लोगों में कभी भी सुलह नहीं हो सकती। वो हमारे दुश्मन थे और हमें खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्लोई भी यहाँ आकर मिया को समझाती है और तब जाकर मिया रेडी हो गई उनके प्लान में काम करने के लिए। तीनों मिलकर एक फुल प्रूफ प्लान रेडी करते हैं। अगले दिन फ्रैंक और मिया एक बेबी बॉर्न कराने के लिए एक सेंटर में चले गए। वहाँ पर पहले ही जेनेटिक प्रोग्रामिंग करके बच्चे पैदा किए जाते थे कि आपको कैसे बच्चे चाहिए और कौन से कलर के चाहिए। मिया तो रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर अपने हस्बैंड फ्रैंक को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि मुझे फ्यूचर प्लान्स करने हैं। वहाँ पर एक सीनियर डॉक्टर आ गया जो मिया से पूछताछ करने लगता है, पर मिया बहुत ज्यादा फेमस थी इसीलिए वो बातों ही बातों में उससे बहका लेती है और कहती है कि मैं आप सबके लिए फ्री में परफॉर्म भी कर दूंगी। और फ्रैंक और मिया उन सारे डॉक्टर्स को लेकर चले जाते हैं एक कमरे के अंदर। चोरी चुपके फ्रैंक ने एक चाबी चुरा ली और सारे डॉक्टर्स को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। अचानक पता चला कि कुछ देर के बाद वो सारे गैंग मेंबर्स वहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें इस सेंटर से कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें चुरानी थी। फ्रैंक और मिया को शायद इन चीजों के बारे में पहले से ही पता था, तो अब फ्रैंक बिना देरी किए सूट पहन लेता है और उन गैंग मेंबर्स के सामने आ जाता है। गैंग मेंबर्स के पास काफी खतरनाक हथियार थे जिससे वो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं हमला करने के लिए, लेकिन फ्रैंक ने अपने सूट के अंदर कई जहरीली गैसेस डाली थी, ऐसी गैस जो पूरे लोहे को भी पिघला दे। लगातार हमला करने के बाद वो कई मेंबर्स को मार भी देता है, लेकिन उनकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा थी। बेचारा फ्रैंक नीचे गिर गया और उसका मास्क हटाकर वो मेंबर्स उसे देख लेते हैं। वो फ्रैंक को इतना ज्यादा मारने लगे कि वो काफी घायल हो जाता है, पर तभी उस जगह पर मिया और डायरेक्टर आ गए, जिनके सारे सिक्योरिटी गार्ड्स उन गैंग मेंबर्स पर टूट पड़ते हैं। गैंग मेंबर्स तुरंत ही अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। मिया और डायरेक्टर भी उस जगह पर पहुंचकर फ्रैंक को देखते हैं, पर फ्रैंक उन गैंग मेंबर्स को पकड़ना चाहता था, जिसमें तुरंत ही डायरेक्टर बताते हैं कि तुम सुरक्षित हो वही इम्पोर्टेंट है। क्लोई भी उस जगह पर मौजूद थी और एक सच्चाई वाली बात पता चली कि डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक के फादर हैं,
और आज तक फ्रैंक ने अपनी बहन क्लोई से ये बात छुपा कर रखी थी। क्लोई ने जब ये खबर अचानक सुनी तो उसे काफी हर्ट होता है, क्योंकि फ्रैंक ने बताया था कि उसके फादर मर चुके हैं। क्लोई तुरंत ही वहाँ से दूर भाग जाती है। अब उस जगह पर न्यूज चैनल वाले पहले ही पहुंच चुके थे, तो इसलिए डायरेक्टर अपनी पॉलिटिकल फायदे के लिए अपने ही बेटे फ्रैंक का यूज करता है। वो उसे उठाकर न्यूज चैनल वालों के पास लेकर गया और बताया कि ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स में से एक है कि जिन लोगों के पास शक्तियां नहीं हैं, उन्हें उन पौधों की मदद से बाद में भी शक्तियां प्रोवाइड की जा सकती हैं, और इस वजह से जो दो ग्रुप के अंदर डिफरेंस मौजूद है वो खत्म हो जाएगा। पूरे न्यूज में ये खबर फैलने लगी थी। जो नॉर्मल लोग होते हैं उन्हें थोड़ी सी होप मिली कि उनके पास भी ये मैजिकल पावर्स हो सकती हैं। अब कुछ समय के अंदर डायरेक्टर के बताए गए इस प्रोग्राम को अप्रूव किया जाता है, यानी उन्हें परमिशन मिल गई है कि जो भी साधारण आदमी वहां आकर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कराएगा तो उन्हें वो नेचुरल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जगह जगह से साधारण और हैंडीकैप्ड लोग उस प्रोग्राम में इनरोल होने लगे। उन्हें अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उनके रहने खाने पीने का खर्चा सब डायरेक्टर की कंपनी दे रही थी। इसी वजह से सारे साधारण लोग काफी खुश थे और उन्हें एक होप मिल चुकी थी। शहर से काफी दूर हमें उस फैसिलिटी में भी दिखाया गया जहाँ पर फ्रैंक भी मौजूद था, यानी फ्रैंक भी एक पावरफुल इंसान बनना चाहता है। पर ये सारी चीजें जितनी सिंपल दिख रही हैं उतनी है नहीं। यहाँ फ्रैंक के पास उसके फादर आकर कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, पर फ्रैंक को किसी भी तरीके से ह्यूक नाम के उस गैंग मेंबर को पकड़वाना था। फ्रैंक इस एक्सपेरिमेंट से इसलिए भी डर रहा होता है क्योंकि कई साल पहले उसके फादर ने उसकी अपाहिज मदर पर भी यही एक्सपेरिमेंट किए थे, जिससे कि उसकी मदर मर गई। इन्हीं रीजंस की वजह से फ्रैंक ने अपना घर छोड़ दिया था। पर यहाँ डायरेक्टर अपने बेटे से माफी मांगता है और उसे उसकी मदर का एक आखिरी लेटर देता है जब मरने से पहले उन्होंने ये लिखा था। फ्रैंक जैसे तैसे अपनी मदर की फोटो देखता है और उस लेटर को ओपन करके पढ़ने लगता है। उसकी मदर खुद उससे माफी मांग रही थी कि वो उसे छोड़कर चली गई क्योंकि उसने उस एक्सपेरिमेंट को चुना जो एकदम से अनस्टेबल था, लेकिन वो यही चाहती थी उसका बेटा बहुत ही आगे जाए और उन सभी का नाम रोशन करे। फ्रैंक की मदर ने लेटर में सिर्फ एक आखिरी बात कही कि तुम्हें लोगों को जितना हो सके इकट्ठा रखना होगा, उन्हें माफ करके आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा डिसीजन है। फ्रैंक बहुत ही ज्यादा रोने लगा और अपनी मदर को वो बहुत मिस भी करता है क्योंकि उसकी मदर ही एक ऐसी थी जो उसे समझती थी। अब मिया उस जगह पर आ जाती है और फ्रैंक को लॉबी के अंदर लेकर जाती है जहाँ बाकी सारे साधारण लोग थे। जैसे तैसे फ्रैंक अपनी बहन क्लोई को ढूंढ लेता है और उससे तुरंत माफी मांग लेता है। क्लोई और फ्रैंक एक दूसरे के गले लगकर बहुत खुश हो रहे थे, पर अब फ्रैंक कहता है कि हमें ह्यूक नाम के उस गैंगस्टर्स को पकड़ना होगा। फिलहाल उन्हें कोई सबूत की जरूरत है जिससे ये प्रूव कर सके कि जितने भी धमाके हुए थे वो सब ह्यूक और उसके गैंग मेंबर्स ने कराए होते हैं। तभी अचानक क्लोई को एक प्लान सूझता है और वो सामने वाले इंसान से एक अजीब सा आंख में लगाने वाला डिवाइस मांग लेती है। क्लोई के दिमाग में कुछ आइडिया आया था, इसीलिए वो वेंटिलेशन एरिया में जाती है और आगे बढ़ती रहती है। क्लोई तो वेंटिलेशन एरिया में लगातार ट्रेवल करते हुए एक ऐसे चैम्बर में पहुंच गई जहां सारे पेशेंट्स को इकट्ठा रखा जाता था और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। क्लोई जब अच्छी तरीके से देखती है तो पता चला वहां पर ह्यूक और डायरेक्टर एक साथ हैं और वो दोनों उस जगह पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यही रीजंस की वजह से क्लोई को अब थोड़ा शक होने लगा। वो उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देती है ताकि वो बाकियों को सुना सके। क्लोई ने तो डिवाइस की मदद से दोनों की बातें अच्छी तरीके से सुनी। डायरेक्टर ह्यूक को एक पेशेंट के पास लेकर आता है जिस पर फिलहाल वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। देखने पर पता चला कि वो इसका इलाज नहीं कर रहे थे, बल्कि डायरेक्टर अपने डॉक्टर्स को कह के उस आदमी के दिमाग से एक फ्लूइड निकालता है। ये फ्लूइड इंसानों के दिमाग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। यहाँ ह्यूक जब कुछ समझ नहीं पा रहा था तो डायरेक्टर उसे समझाता है कि हम इस फ्लूइड की मदद से एक ऐसे सीरम को बना रहे हैं जो किसी भी पावरफुल इंसान को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। यानी कि डायरेक्टर एक्चुअल में इन साधारण लोगों की मदद नहीं कर रहा था, बल्कि इन सभी को गुमराह करके उनके दिमाग से वो फ्लूइड निकालने लगता है। यानी साधारण लोगों के लिए ये पूरा प्रोग्राम सिर्फ एक छलावा था। उसे सिर्फ अमीर लोगों के लिए वो फ्लूइड बनाने थे जिससे कि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। ह्यूक को भी ये पूरा प्लान बहुत अच्छा लगता है और उस समय पर डायरेक्टर की काली सच्चाई क्लोई के सामने आ चुकी थी। यानी वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है, साधारण लोग तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। क्लोई तो अब सीधा ट्रेवल करते हुए अपने बाकी दोस्तों के पास आ गई और उन्हें वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई। लेकिन यहाँ मिया काफी ज्यादा रो रही होती है। उसे लग रहा था कि इन चीजों के ऊपर उसे पहले ही भरोसा कर लेना चाहिए था और अब शायद उसकी गलती की वजह से इतने सारे मासूम लोग फंस चुके हैं। पर फ्रैंक यहाँ मिया को शांत कराता है और ये बताता है कि हमें साथ मिलकर लड़ना होगा, इसमें किसी एक की गलती बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से अब फ्रैंक ने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि हम सभी के साथ गलत हुआ है और अगर हमने अभी आवाज नहीं उठाई तो ये हमें और भी दबाते रहेंगे। वहाँ जितने भी साधारण लोग थे वो फ्रैंक की बातें
बातें सुनकर काफी मोटिवेटेड फील करते हैं। वो फ्रैंक पर इसलिए भी भरोसा कर रहे थे क्योंकि वो डायरेक्टर का बेटा था, फिर भी वो अपने फादर के खिलाफ जा रहा है। धीरे धीरे सारे साधारण लोग एकजुट होने लगे और अब फ्रैंक उनके साथ मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाता है। फ्रैंक ने तो क्लोई से कह दिया कि सबसे पहले मुझे अपना सूट चाहिए ताकि मैं अपने बनाए गए प्लान को स्टार्ट कर सकूं। अच्छी बात हुई कि क्लोई ने स्टोर रूम की चाबियां ले ली थी, इसलिए सूट लाकर वो फ्रैंक को दे देती है। अब यहाँ कई घंटों बाद डायरेक्टर अपने डॉक्टर्स की टीम के साथ उस कमरे में आता है जहाँ पर फ्रैंक लेटा हुआ था। फ्रैंक ने अपनी बॉडी पर पूरा चद्दर डालकर रखे होते हैं, ये इसलिए क्योंकि उसने अंदर की तरफ वो सूट पहन कर रखा है। डायरेक्टर और डॉक्टर्स तो उसके बॉडी से वो फ्लूइड निकालने की तैयारी कर रहे थे, इस वजह से वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन देने जाते हैं। पर अब फ्रैंक इन चीजों में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला। फ्रैंक अब सीधा अपने फादर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम शुरुआत से ही गलत थे, तुम में इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है और इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। डायरेक्टर अब अपने बेटे फ्रैंक के सामने थोड़ा गिड़गिड़ाने लगा कि ये चीजें मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाओ। पर अब फ्रैंक उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं करने वाला था। फ्रैंक तो अब सभी लोगों को साइड हटाते हुए भी कई सारी फ्लूइड को अपने पास रख लेता है। क्लोई और मिया भी उस जगह पर पहुंच चुके थे जो फ्रैंक का साथ देते हैं। सामने की तरफ जितने भी गार्ड्स आ रहे थे, फ्रैंक उन्हें मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। देखकर लगता है कि उसकी फाइटिंग स्किल और सूट के ऊपर कंट्रोल काफी इंप्रूव हो चुके हैं। मिया और क्लोई को गार्ड से बचाते दौरान अचानक एक गार्ड सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है, यानी पुलिस ऑफिसर्स को इसकी खबर मिल चुकी होगी। क्लोई भी कंट्रोल रूम में आकर उन सारे इलीगल एक्सपेरिमेंट और उनकी ऑडियो को गवर्नमेंट के थ्रू भेजने की कोशिश करती है। फ्रैंक जब सूट पहनकर निकल रहा था उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए, तभी मिया उसके पास आकर उसे किस करती है और कहती है कि सुरक्षित लौटना। फ्रैंक तो इससे खुश हो गया और दुगनी तेजी से निकल पड़ा दुश्मनों को खत्म करने के लिए। वहाँ लॉबी वाले एरिया में पता चला कि ह्यूक अपने सोल्जर साथियों के साथ पहुंच चुका है और शायद उसे पूरी छूट मिल चुकी है कि वो साधारण लोगों को मार सकता है। लेकिन यहाँ उस लॉबी के अंदर जितने भी साधारण लोग थे वो भड़क उठते हैं। उन सभी को रियलाइजेशन हो चुका था कि अपना हक लेने के लिए उन्हें खुद ही लड़ना होगा। तो फिर देरी किस बात की थी? सारे नॉर्मल लोगों ने कुछ न कुछ वेपन उठा लिए और ह्यूक के सारे पुलिस ऑफिसर्स की टीम से फाइट करने चले गए। यहाँ पर कॉमन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो ह्यूक के पुलिस ऑफिसर साथियों को मारने लगते हैं। कई देर तक ये सारी चीजें चलती रही और फ्रैंक भी उस जगह पर आकर कॉमन लोगों का साथ देता है। उसने अपनी सूट की मदद से कई पुलिस ऑफिसर को मार गिराया था। अभियोग को जब ये पता चला तो उसने और भी बैकअप बुला लिया, यानी वो सोल्जर्स जिनके पास एडवांस हथियार थे वो सीधा लॉबी वाले एरिया में आकर साधारण लोगों पर फायरिंग करने लगते हैं। बाकी लोगों को बिल्कुल नहीं समझ रहा था क्योंकि उनकी जान जा रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ह्यूक बेचारे फ्रैंक को भी काफी ज्यादा मारता है। वो उसकी बॉडी पर इतना ज्यादा डैमेज दे रहा था कि अब फ्रैंक दूर भागने लगा। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम के अंदर पता चला कि मिया को एक आदमी ने पकड़ लिया और लगता है कि मिया मर ही जाएगी। लेकिन तभी पीछे से एक और आदमी आकर उसे मार देता है, जिसके बाद मिया आजाद हो गई थी और उसे वो संभालते हैं। क्लोई ने तब तक मॉनिटर रूम में से सारे वीडियो फुटेजेस पुलिस ऑफिसर्स को भेज दिए थे, यानी थोड़ी देर के अंदर ही मदद आने वाली है। ह्यूक की पूरी टीम ने कई सारे कॉमन लोगों को मार दिया था। इनफैक्ट अब ह्यूक फ्रैंक के पीछे पड़ा हुआ होता है और उसे मारते हुए लेबोरेटरी वाले एरिया में लेकर जाता है। फ्रैंक भी अब इतना घायल हो चुका था कि उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो ह्यूक को मार सके, फिर भी उससे जितना बन पड़ता है वो करता है। ह्यूक तो अब उसे लेकर वही वाली चैम्बर में आ गया जिस जगह पर फूल रखे गए थे। अब फ्रैंक की नजर उसी फूल वाली चैम्बर पर पड़ती है जो कि टूटने लगा था। उसके दिमाग में कुछ प्लान चलता है, इसीलिए उसने अपने हाथ से थोड़ी गैस ह्यूक के सर पर मार दी। ह्यूक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है, लेकिन फिर भी वो फ्रैंक को मारना रोक नहीं रहा था। अचानक ह्यूक फ्रैंक को धक्का देता है और वो जानबूझकर जाकर ग्लास के ऊपर गिर गया। उस फूल का ग्लास पूरी तरीके से टूट चुका होता है, लेकिन अब जो होने वाला है उसका शायद ह्यूक ने कभी अंदाजा नहीं लगाया होगा। और जैसा उसने लास्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था कि फूलों को छूने पर इस पेड़ के तने नुकीले लकड़ियों से हमला करते हैं। फूल को निकालने पर कई सारी नुकीली लकड़ियां सीधा आकर ह्यूक के बॉडी में घुस जाती हैं। ह्यूक बेचारा तड़पते हुए वहीं पर मर गया। कुछ देर में ही वहाँ पर जेन्युइन पुलिस ऑफिसर्स आ गए और सारे गैंगस्टर्स को पकड़ लिया। उन्हें वहाँ पर सबूत भी मिले इलीगल एक्सपेरिमेंट के, यानी अब वो सब चैन की सांस ले सकते हैं। जितने भी घायल पड़े हुए लोग थे उन्हें ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। क्लोई और मिया भी भागते हुए तुरंत ही फ्रैंक के पास आते हैं। फ्रैंक को भी रेस्क्यू किया जाता है और क्लोई ने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया था। कुछ दिनों बाद सारे सिटीजन्स को डायरेक्टर के इस खतरनाक प्लान के बारे में पता चला। गवर्नमेंट को अब पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया था। न्यूज में ये भी मेंशन किया जाता है कि एक नकाबपोश ने हम सभी की मदद की। उसने ही कॉमन लोगों के लिए लड़ाई करी और हम जीत गए। फिलहाल
फिलहाल तो उस नकाबपोश के बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता, लेकिन हमें पता है कि वो कौन है। गवर्नमेंट द्वारा अप्लाई किए गए प्रीवियस सारे रूल बंद कर दिए जाते हैं, यानी कि अब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सुपर पावर के अकॉर्डिंग। यानी कि अब कॉमन लोग कहीं भी जा सकते हैं और उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ गले पर अटैक करने के कारण मिया ठीक से गा नहीं पा रही थी, लेकिन वो इसलिए खुश थी क्योंकि वो अपने आगे की जिंदगी फ्रैंक के साथ बिताएगी। फ्रैंक के फादर डायरेक्टर का क्या हुआ इसका कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अचानक हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका चेहरा बिगड़ गया था। ये कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर ही है, जो फ्रैंक को दूर से देख रहा था। शायद उसके दिमाग में कुछ तो खुराफाती आइडिया चल रहा होगा अपने ही बेटे से बदला लेने का। पर फिलहाल हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।